तो गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम आपके सामने लेके आए हैं हमारा नया चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस पे हम जो टॉपिक कवर करेंगे उस पे से है लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, पीएच, पीओएच, बफर, आयोनिक इक्विलिब्रियम, सॉल्ट एंड इट्स टाइप, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सीमेंट, ब्लीचिंग पाउडर। ओके, तो ये वाला चैप्टर आप लोग का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ चैप्टरों में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। ओके, तो पहले हम आते हैं कि लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो हम लोग पहले आर्हेनियस थ्योरी पढ़े थे। ओके, आर्हेनियस थ्योरी पढ़े थे किसका, वो एसिड बेस का। उसके बाद ब्रॉन्स्टेड लाउरी भी पढ़े थे। ऐसा ही और एक है, यह क्या है, लुईस कंसेप्ट। तो लुईस कंसेप्ट का मतलब से एक एसिड एक ऐसा स्पीसीज होगा जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ओके, मतलब जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाए, मतलब कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर, वही होगा एक लुईस एसिड। तब एक लुईस एसिड जो स्पीसीज है मतलब ए, उसका क्या होगा, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होगा। और एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने के कारण वो किसी बेस से अपना बेस का ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, इसी कारण से वो बेस है। इसलिए वो उस बेस का इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा। इसी कारण से लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो लुईस एसिड का ये क्या क्या हो सकता है। लुईस एसिड कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हो सकता है, जैसे NH4+, H3O+, ये सब। इसके अलावा लुईस एसिड न्यूट्रल भी हो सकता है, जैसे अब बाद में जाके पढ़ेंगे कि हम लोग का ग्रुप 13 का जो एलिमेंट है, ग्रुप 13 एलिमेंट में वैकेंट ऑर्बिटल होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि BH3, AlCl3, ये जो स्ट्रक्चर है, यदि हम इसको ड्रॉ करें तो देखेंगे कि टोटल बोरॉन का, BH3 में बोरॉन का चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन है, पर लगेगा उसे 8। इसलिए वो क्या करता है, बेस से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेता है। तो ऐसे होता है लुईस एसिड। ओके, तो जैसे लुईस एसिड हुआ, सिमिलरली सेम कंसेप्ट से हम लुईस बेस को भी डिफाइन कर सकते हैं। तब लुईस बेस क्या होगा, लुईस बेस तब ऐसा एक स्पीसीज होगा जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाए। और इलेक्ट्रॉन को डोनेट किसको करेगा, ऑब्वियसली एक लुईस एसिड को ये डोनेट करेगा। ओके, इसका ज़्यादातर ये हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन रीच कंपाउंड होता है, जैसे कि सिंपल एनायन हुआ। एनायन क्या, एनायन नेगेटिवली चार्ज। ओके, जैसे कि H-, F-, इस पे देखिए एक नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज तो ऐसे ही नहीं आता है। नेगेटिव चार्ज का कारण होता है कि इलेक्ट्रॉन का पेयर। ओके, इलेक्ट्रॉन का पेयर है, इसी कारण ही नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे सिंपल एनायन हुए, उसके बाद लोन पेयर कॉन्टेनिंग स्पीसीज हुए। कुछ स्पीसीज ऐसा होता है, जैसे आप ऑक्सीजन मान लो, H2O में, पानी में अगर हम ऑक्सीजन को माने तो ऑक्सीजन का हम देखेंगे कि उसका 2 लोन पेयर है। ओके, तो ये है इलेक्ट्रॉन का, उसका 2 पेयर है उसके पास एक्स्ट्रा। तो ये पेयर वो डोनेट कर सकता है। जैसे ये लोन पेयर हुआ, तब ये लुईस बेस का मानना हम जी जा सकते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स कुछ एनायन हुआ, जैसे सल्फेट एनायन हुआ। उसके बाद इलेक्ट्रॉन रीच पाई सिस्टम ऑफ लुईस बेस सच एज इथिलीन, इथीन एंड बेंजीन। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन रीच पाई सिस्टम है क्या, यदि हम इलेक्ट्रॉन रीच पाई सिस्टम को ड्रॉ करने की कोशिश करें, आप लोग को कार्बन कार्बन बॉन्ड तो परे हैं। ओके, जैसे आप लोग ज़्यादातर देखें कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऐसा। ओके, अब यदि किसी भी कार्बन 2 कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड हो, तब एक सिग्मा बॉन्ड होता है उसके में, वो सिग्मा बॉन्ड, और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। ओके, तब ये वाला, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो सेम फंडा, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। सिमिलरली ये 2 पाई बॉन्ड हो सकता है अगर 3 बॉन्ड हुआ उसके उस पे अंदर। ओके, तो ऐसे
अब यदि हम मतलब देखें कि बेंजीन में भी मतलब इलेक्ट्रॉन रिच एक सिस्टम है बेंजीन, जैसे कि यदि हम बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसे होगा। तो आप देख सकते हैं कि मतलब ये बेंजीन हुआ और उसके बाद कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होने के कारण ऐसे हो जाता है करीबन बेंजीन का स्ट्रक्चर। देखिए ऐसे करके मतलब ये है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड्स है। क्लाउड्स मतलब इलेक्ट्रॉन का बादल भी बोल सकते हैं। इसका जनरल मीनिंग क्या है, वहाँ पर मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है हम इलेक्ट्रॉन को वहाँ तक पाने की। ओके, तो ये सब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड हुआ, मतलब जो हम ब्लू से ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, तब अब देख सकते हैं कि इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन का दो क्लाउड है, तो यही हुआ पाई सिस्टम, मतलब ये सब पाई इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इस पे तो ज़्यादा मतलब यही था आप लोग के। इसके बाद हम जाते हैं इसमें कि पीएच और पीओएच कंसेप्ट में। ओके, अब ये पीएच और पीओएच है क्या? पीएच तो सिंपली हम जानते हैं कि एक स्केल है जिसके माध्यम से हम किसी एक स्पीसीज का मतलब एसिडिटी या बेसिसिटी को डिपेंड करते हैं। इसका और एक इंस्टेंस हो सकता है कि ऐसे मतलब एसिडिटी का मानने का और एक कारण क्या है, मतलब ज़्यादा H+ का कंसेंट्रेशन। ओके, मतलब एक एसिड एक ऐसा स्पीसीज होगा जिस पे ज़्यादा H+ आयोन्स हो मिल सकता है। मतलब यदि हम H+ का कंसेंट्रेशन को नापे तो वही होगा एसिड का कंसेंट्रेशन, मतलब ज़्यादा H+ का कंसेंट्रेशन उतना अच्छा एसिड या स्ट्रॉन्गर एसिड। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है pH - log of H+। ओके, pH - log H+ आयन और H+ का कंसेंट्रेशन, मतलब ये थर्ड ब्रैकेट के अंदर है, मतलब H+ का कंसेंट्रेशन। तो सिंपल, अगर आप लोग को लॉग में थोड़ी दिक्कत होती है तो हम लोग इसके लिए अलग वीडियो बना रखे हैं, उसको देख लीजिएगा तो बहुत मतलब सुविधा होगा। ओके, उसके बाद आता है पीओएच। पीओएच भी सेम है, मतलब पीएच में क्या था, H+ का कंसेंट्रेशन था, पीओएच में OH- का कंसेंट्रेशन। अब जो सोल्यूशन में ज़्यादा OH- होगा वो सोल्यूशन ज़्यादा मतलब बेसिक होगा, और इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि उस पर कम होगा H+ का, इसलिए वो बेसिक है। ओके, तो इसका भी फॉर्मूला सेम है, मतलब माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH- आयन। ओके, हुआ। अब ये जो मतलब जो हम बोले कि कंसेंट्रेशन ऑफ H+, अब ये कंसेंट्रेशन का मतलब क्या है? कंसेंट्रेशन सिंपल है कि मोलैरिटी को हम कंसेंट्रेशन बोलते हैं। मोलैरिटी मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको मतलब निकालने का जनरल फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कितना मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में। मतलब अगर कोई लिक्विड है उस पर बोला है कि 4 मोल प्रेजेंट है सॉल्यूट और 2 लीटर में प्रेजेंट है, तब 4 मोल 2 लीटर मतलब 1 लीटर में 2 मोल, तो उसका मोलैरिटी कितना हुआ, 2। ओके, इसी तरह हम देखेंगे। अब ओके, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत अच्छी तरह से ये वाला फॉर्मूला मतलब डिफाइन करके दिया हुआ है। किसी भी सोल्यूशन में यदि हम देखें, मतलब अगर सिंपल पानी में देखें तो H+ और OH- का कंसेंट्रेशन यदि हम मल्टीप्लाई करें तो इस पर क्या आएगा, 10⁻⁻14 आएगा। हम लोग जानते हैं कि मतलब जो सिंपल प्योर वाटर है उसका pH कितना है, 7। ओके, अब pH और pOH को अगर हम कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाई करें तो 10⁻⁻14 आया। यदि हम सिंगल देखें मतलब H+ और OH- मतलब अलग अलग करके, तब हम देखेंगे कि H+ का जो कंसेंट्रेशन होगा प्योर वाटर में वो कितना होगा, 10⁻⁻7 होगा। तब उस पर यदि हम लॉग करें तो उसका मतलब माइनस लॉग करें तो आंसर आएगा 7। इसलिए हम बोलते हैं कि मतलब प्योर वाटर का pH कितना है, 7 है। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो मतलब फॉर्मूला है ये इन जनरल हर एक चीज़ के लिए वैलिड है। मतलब अगर आप pH किसी चीज़ का और pOH को अगर आप मतलब प्लस करें, एडिशन करें, तो हमेशा आपको 14 मिलेगा। ओके,
इससे आप वाइस वर्सा भी देख सकते हैं कि यदि आपके पास pH दिया हुआ है तो उसे 14 से मतलब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और आसानी से आपको POH वहाँ पर मिल जाएगा। सिमिलरली इसका उल्टा, अगर आपको POH दिया हुआ है तो उससे भी pH निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जो हम बोले 10⁻⁻14 कंसंट्रेशन, ये भी आप देख सकते हैं कि अगर आपको H प्लस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो आपको H माइनस कंसंट्रेशन निकालना है तो 10⁻⁻14 से उसको H प्लस को डिवाइड कर दें तो H माइनस का निकल जाएगा। उसके बाद आप लॉग कर दीजिए माइनस लॉग, तो आराम से आपको मतलब POH निकल जाएगा वहाँ से। ओके, तो ये pH और POH निकालना बहुत ही आसान तरीका है, मतलब आसान स्टेप्स में कुछ हम पाए जा सकते हैं। ओके, तो जैसे कि हम बोले यदि आपके पास pH दिया है, ओके, और बोल रहा है कि POH कितना होगा, तब 14 माइनस pH कर दीजिए, तब क्या आएगा आपके पास POH और निकल जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर pH दिया गया है तो वहाँ पर मतलब यदि आपको pH निकालना है तो 14 माइनस POH कर दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। से मतलब ये इजी है। और वहाँ पर जो था कि कंसंट्रेशन से 10⁻⁻14 से डिवाइड कर दीजिए तो करने से आ जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, वो क्या है, pH स्केल एंड pH इंडिकेटर। अब ये pH स्केल और pH इंडिकेटर का यूटिलिटी क्या है, मतलब ये इसको हम यूज़ क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, कि पहले क्वेश्चन आता है कि क्यों करेंगे। तो इसका सीधा सा आंसर है, किसी चीज़ का pH डिटरमाइन करने के लिए हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। मतलब इंडिकेटर्स हमें बोलता है कि किसी भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। ओके, तो कुछ कॉमन इंडिकेटर्स जो एनसीईआरटी में दिया गया है जैसे कि लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फेनोप्थिलीन, ये सब। अब हम लोग का मतलब स्कूल का आप जाएंगे तो देखेंगे कि मतलब हर एक स्कूल का लैब में ही लिटमस पाया जाता है। लिटमस का मतलब क्या होता है, अगर न्यूट्रल सोल्यूशन है तो वो पर्पल कलर शो करेगा, अगर एसिडिक है रेड, और अगर बेसिक है ब्लू। ये सब याद रखने के लिए ज़रूरत है क्योंकि ये सब आता है कि मतलब किससे कितना होगा, ये ऐसा आपको कलर दे दिया जाएगा। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन कम आता है कि लिटमस का कलर क्या होगा, ये होगा, पर आता कैसे क्वेश्चन आता है कि एक सोल्यूशन है, उसका मतलब ये मतलब ऐसा कुछ हुआ है और लास्ट में बोल दिया कि उसको यदि हम लिटमस से टेस्ट करें तो वो उसका ब्लू आया। ओके, तब वो देखकर आपको समझ जाना है कि हाँ ब्लू आया है, मतलब ये वाला क्या है, बेसिक सोल्यूशन है। ओके, तो ऐसे। अब नेक्स्ट आते हैं मिथाइल ऑरेंज में। अब ये मिथाइल ऑरेंज एक तरह का इंडिकेटर है जो न्यूट्रल सोल्यूशन में ऑरेंज दिखाता है, एसिडिक में रेड और बेसिक में येलो। मतलब अगर जितना बेसिक गए तो कलर इसका फेड हो गया, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से इसका पिक्चर से रिप्रेजेंटेशन किया गया है तीनों कलर का। ओके, सिमिलरली फिनोप्थिलीन न्यूट्रल में रहता है कलरलेस, और बाद में एसिडिक में वो भी कलरलेस। मतलब अगर आपको मतलब फिनोप्थिलीन दिया है तो आप एसिडिक और न्यूट्रल डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब फिनोप्थिलीन से हम क्या नहीं कर सकते, तो इसका आंसर होगा कि मतलब हम इससे एसिडिक और न्यूट्रल मतलब सोल्यूशन को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। ओनली ये बेसिक सोल्यूशन में पिंक कलर दिखाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं वाला बहुत ही माइल्ड पिंक दिखाता है बेसिक सोल्यूशन में। ओके, यहाँ पर pH भी दिया गया है। पर ये कंसेप्ट आपको मतलब पता है शायद कि एक अगर pH स्केल है, ओके, तो pH स्केल का 7 हुआ न्यूट्रल, 7 से जितना हम ज़्यादा गए मतलब से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक, वो हो गया बेसिक, और pH जितना कम वो हो गया एसिडिक। ओके, तो ऐसे। अब आते हैं हम लोग का कुछ यूटिलिटी, मतलब pH हम लोग का डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि pH सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हुआ, मतलब जैसे pH ऑफ सॉइल, मतलब प्लांट ज़्यादातर मतलब एक पर्टिकुलर pH रेंज में ही मतलब ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि pH कितना हुआ 6.5 से 7। अगर
सॉइल का पीएच मतलब 6.5 से 7 रहेगा तभी कोई प्लांट उस पर ग्रो कर सकते हैं। हम चारों तरफ जितना भी प्लांट देखते हैं तो उसका वो 6.5 से 7 ही है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये तो हमें पता ही है कि मतलब हम लोग का जो स्टोमक का पीएच होता है वो लेस देन 7 मतलब एसिडिक होता है। क्यों ना उस पे एच मतलब HCl रहता है। ओके, तो पीएच बहुत ही कम है, मतलब स्टोमक का आप देख सकते हैं कि 1.5 से 4 मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है हम लोग के मतलब स्टोमक में। सेकेंड, यदि हम बाइल जूस मतलब हम लोग का जो होता है बाइल जूस कैसा है, बेसिक है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पीएच इन टूथ देखिए, अगर मतलब टूथ का पीएच फॉल करता है मतलब एसिडिक हो जाता है तो वहाँ पर टूथ दिखे का चांस है उससे। मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट पीएच 5.5 से हम लोग का दर्द होना लगेगा कि हम लोग के जो मतलब दांत के जो नर्व है उस पर अगर मतलब इन्फेक्शन पहुँच गया तो धीरे धीरे बहुत प्रॉब्लम होता है। तो नेक्स्ट क्या है, पीएच ऑफ सेल्फ डिफेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि मतलब सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ प्लांट है मतलब जैसे कि न्यूटेल, वो क्या करते हैं पीएच का सेंसिटिविटी मतलब यूज़ करते हैं। सिमिलरली यदि हम बी मतलब हनी बी को देखें तो उसका मतलब जो स्ट्रिंग होता है वो एसिडिक होता है। सिमिलरली वास्प मतलब अब देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वास्प का पिक्चर दिया हुआ है, वास्प का बेसिक होता है। सिमिलरली एंट जो होता है, एंट का स्ट्रिंग में फॉर्मिक एसिड रहता है। ओके, तो फॉर्मिक एसिड एक प्रकार का एसिड है। सिमिलरली यदि हम टोमेटो जैसे कुछ मतलब वेजिटेबल्स में देखें तो टोमेटो में हम लोग का मतलब एसिड है एक प्रकार का। ओके, तो हम लोग का नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो ये सब रिएक्शन जो है आप लोग को तो मतलब याद कर सके तो अच्छा है क्योंकि ये जो रिएक्शन है हर एक को इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसका सिंपल मतलब आप यदि मेन जो ये सब लिखा हुआ है इसको यदि आप मतलब याद कर ले तो मतलब बाकी आसानी से हो जाएगा। जैसे कि एसिड को यदि कोई एसिड एक कोई एक्टिव मेटल्स के साथ मतलब रिएक्शन करे तो क्या रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस साथ में हीट रिलीज होगा। ओके, तो ये हुआ HCl के साथ Mg करे तो MgCl2 एक सॉल्ट, सिमिलरली उसके साथ क्या निकला, हाइड्रोजन गैस। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग का मतलब बेस के साथ यदि कोई मेटल का मतलब एसिड के साथ वहाँ पर मेटल हुआ था, यहाँ पर बेस के साथ यदि कोई मेटल का हम रिएक्शन करें तो इस पे भी सेम मतलब एसिड की तरह ही निकलेगा, सॉल्ट निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, साथ में हीट। जैसे कि NaOH के साथ हम Zn का किए हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप सोडियम जिंकेट फॉर्मेशन हुआ है और इसके साथ हाइड्रोजन गैस निकला है। उसके ऊपर यदि कोई मतलब आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ रिएक्शन होते हैं जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब जो मेटल होता है ये लो रिएक्टिव मेटल जैसे सिल्वर, गोल्ड हुआ, उसके बाद प्लैटिनम, ये सब को डिस्प्लेस कर देता है उसका सोल्यूशन से। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग का जो सोडियम है, सोडियम एक बहुत ही मतलब ज़्यादा मतलब एक हाई रिएक्टिव मेटल है। वो यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया है, उससे NaOH निकला है। और मैग्नीशियम का मेटल का जैसे सिंपल मतलब वो डिस्प्लेस हो गया सोल्यूशन से। मतलब यहाँ पर सोडियम ज़्यादा मतलब रिएक्टिव होने के कारण वो मैग्नीशियम को उसके पोजीशन से रिप्लेस कर देता है। ओके, तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप यहाँ पर देखें कि एसिड के साथ अगर कोई मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब मेटल बाइकार्बोनेट अगर मतलब रिएक्शन करे तो उससे क्या बनता है कि सॉल्ट बनता है, उसके साथ वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जैसे कि यहाँ पर HCl और H2SO4 दोनों एसिड के साथ रिएक्शन दिया गया, आप देख सकते हैं। उसके साथ मतलब यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट और उसके बाद मैग्नीशियम मतलब बाइकार्बोनेट का रिएक्शन किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों प्रोसेस में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है। ओके, तो ये सब है कुछ बेसिक रिएक्शन जो आपको याद करना है और ये क्वेश्चन में आता है। तो नेक्स्ट हम लोग का क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके,
तो जैसे कि हम बोले कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैक्सिमम क्या होता है, ज़्यादातर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि pH 7 हो जाता है। मतलब आपके स्टेज में जो रिएक्शन हमें मिलेंगे मैक्सिमम स्टेज में ही मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस का हम लोग रिएक्शन कराएंगे और इसके साथ क्या होगा, एक सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, वो होगा क्या, न्यूट्रल सॉल्ट, मतलब pH उसका 7 होगा। तो ऐसे उसके बाद यदि कोई हम मेटल ऑक्साइड को अगर बेस या फिर नॉन मेटल ऑक्साइड और एसिडिक एसिड को बोले, तो यदि हम ये वाला मतलब देख सकते हैं कि बेस विथ ए नॉन मेटल ऑक्साइड फॉर्म सॉल्ट वाटर और हीट। तो जैसे कि यहाँ पर एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, उसके साथ CO2 का हम रिएक्शन कराए तो Na2CO3 एक मेटल कार्बोनेट बन गया और पानी रिलीज हुआ। ओके, अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे कि हम इक्विलिब्रियम का थोड़ा कंसेप्ट पढ़ेंगे, मतलब समझेंगे। ओके, तो इक्विलिब्रियम जो आपका टॉपिक है ये वाला कम्प्लीटली आपका 11 में है, पर इक्विलिब्रियम थोड़ा सा आप लोग का के लिए मतलब जान रखना सुविधा होगा, मतलब ज़रूरी है। तो इक्विलिब्रियम चीज़ क्या है? ओके, तो पहले ही हम आते हैं इक्विलिब्रियम चीज़ क्या है। यदि कोई अगर हम क्लोज कंटेनर ले, ओके, और क्लोज कंटेनर के अंदर हम आइस डाल दें, क्या डाल दें, आइस, ये आइस क्यूब है मान लीजिए। अब ये कंटेनर के अंदर तो आइस क्यूब है, इसके कारण क्या होगा, आइस क्यूब पिघलेगा। ओके, पिघलते पिघलते क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा पानी भर जाएगा, मतलब कंटेनर के अंदर। कंटेनर समझ लीजिए कि पूरा इंसुलेटेड है, मतलब कंटेनर का बाहर भी कुछ हीट नहीं आ रहा है और कंटेनर के बाहर से मतलब कुछ हीट उसे दिया भी नहीं जा रहा है। तो ऐसे तो समझ लीजिए कि मतलब कुछ आइस है, आइस थोड़ा पानी में कन्वर्ट हुआ। ओके, सिमिलरली हम लोग कुछ अगर बात देखें उसे, फिर से हम पाएंगे कि उसके अंदर कुछ एसिड बचा हुआ है और वो एसिड का जो कंसंट्रेशन है, मतलब वो जो एसिड है वहाँ पर कांस्टेंट है, पर असल में वो कांस्टेंट नहीं है। वो मतलब जो आइस क्यूब है, आइस क्यूब से कंटिन्यूअस वहाँ पर वाटर फॉर्मेशन हो रहा है और वाटर फिर आके सॉलिडिफाई होके आइस बन रहा है। इसी कारण से मतलब जितना आप सामने की ओर गए उतना पीछे की तरफ चले आए, इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम। ओके, तो इक्विलिब्रियम का जो साइन होता है वो क्या है, ये ऐसे मतलब डबल एरो। यहाँ पर एक रिएक्शन दिया गया है, जैसे कि मतलब ये जो एक रिएक्शन है वो उस पे रिएक्टेंट, मतलब ये जो A और B, ये किस पे कन्वर्ट होता है, C और D में, पर ये कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं होता है। ये क्या होता है, मतलब C और D में जाता है, ऊपर से कुछ C और D का पोर्शन, मतलब प्रोडक्ट का कुछ पोर्शन भी हम लोग का रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी कारण ये एक इक्विलिब्रियम का रिएक्शन है। ओके, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब यदि हम लिखने का कोशिश करें तो इसका क्या होगा, आप देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला ये वाला है, ये वाला मतलब रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है। आप देख सकते हैं कि मतलब जो है, मतलब C जैसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, उसके ऊपर रेज्ड है कितना, उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब D के सामने जो स्मॉल d है वो वाला इसके पावर में चला गया, आप देख सकते हैं। तो सिमिलरली, और ये वाला जो रिएक्टेंट है ये नीचे। ओके, तो ये रहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, तो अब यदि समझ लीजिए कोई एसिड है, वीक एसिड, ओके, मतलब कंप्लीटली वो डिसोसिएट नहीं हो रहा है, तो वीक एसिड का यदि हम देखें तो उसका क्या होगा, उसका KH होगा, मतलब K वीक एसिड का। ओके, ऐसे हम मतलब एसिड बेस दोनों का पा सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक चीज़ है, मतलब अगर किसी चीज़ इक्विलिब्रियम में चला जाता है तो उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, टाइम के साथ वेरी नहीं करता, मतलब कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए ये है कंसंट्रेशन, उसका मतलब टाइम के साथ कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उसका कंसंट्रेशन मतलब ज़ीरो है, टाइम के साथ चेंज। ओके, तो इक्विलिब्रियम का मतलब कोई सिग्निफिकेंस नहीं है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, वो रिटर्न नहीं आता। पर वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो रिटर्न आता है प्रोडक्ट में, इसीलिए इसका सिग्निफिकेंस ज़्यादातर मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट हम आते हैं बफर में। तब व्हाट इज बफर?
यदि हम बोलने की कोशिश करें तो बफर एक ऐसा मतलब सॉल्यूशन है जो किसी चीज़ मतलब उस सॉल्यूशन का पीएच का चेंज को नहीं होने देगा। मतलब अगर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन में एक बफर दिया गया है, तो यदि हम उस पर थोड़ा सा एसिड मिलाए तो वो बफर क्या करेगा, वो देखेगा मतलब चेक रखेगा ताकि कुछ मतलब वो एसिडिक पीएच ना कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो सिमिलरली ऐसे तो बफर जैसे कि हम जानते हैं कि मतलब वहाँ पर के एक मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़े थे, तो यहाँ पर आप के का फॉर्मूला देख सकते हैं किसके लिए, एसिडिक एसिड के लिए। अब ये बफर 3 प्रकार के होते हैं, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, ओके, न्यूट्रल बफर हो सकता है। तब ये जो एसिडिक बफर है, एसिडिक बफर कैसे बनता है, वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो एसिडिक बफर मतलब किससे बनता है, एसिडिक बफर हम लोग का बनता है मतलब एक वीक एसिड और एक सॉल्ट से, जो सॉल्ट किससे बना होगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। ओके, तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट एसिडिक बफर का मतलब ये सब है और इनडायरेक्ट ये सब है। और मतलब एसिडिक बफर का फॉर्मूला क्या है, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट प्लस एसिड। ओके, अब नेक्स्ट में आता है बेसिक बफर पे। बेसिक बफर मतलब इसका भी फॉर्मूला यही है, पीओबी इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट प्लस एसिड, सॉल्ट बाई एसिड। ओके, तो बेसिक बफर का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। बेसिक बफर बनता किससे, वीक बेस और सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये है इसका एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमन ब्लड। हम लोग का ब्लड में भी एक बफर है जो पीएच कंट्रोल करता है, मतलब चेंज नहीं होने देता। वो क्या है, एग्जाम्पल H2CO3 HCO3 माइनस। ओके, अब यदि हम बफर कैपेसिटी देखें तो बफर कैपेसिटी किसको डोनेट करता है, बफर कैपेसिटी मतलब हम कितना H प्लस या OH माइनस सोल्यूशन में दिए और इसका कारण कितना चेंज हुआ। बफर कैपेसिटी मतलब जितना अच्छा होगा एक मतलब उतना अच्छा है एक बफर हुआ। ओके, मतलब बफर कैपेसिटी का मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब हम जितना H प्लस और OH माइनस दिए और कितना चेंज हुआ ये हम देखना चाहते हैं, तो इससे हम बफर कैपेसिटी से देख सकते हैं। ओके, अगर चेंज इन पीएच कम हुआ तो मतलब बफर कैपेसिटी, एक बफर अच्छा बफर होगा तब मतलब बफर कैपेसिटी अच्छा उसका ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट में आता है सॉल्ट। अभी सॉल्ट क्या है, सॉल्ट एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो जिसका मतलब कंस्टिट्यूएंट क्या है, एक आयनिक असेंबली है उसका, एक कैटायन और एनायन दोनों का। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब सॉल्ट क्या है। तो सॉल्ट का यदि हम डेफिनेशन देखें तो ये है, और सॉल्ट में ये एक ऑब्वियस बात है कि उस पर एक कैटायन पोर्शन होगा, एक एनायन पोर्शन होगा। जैसे आप इनिशियल ले सकते हैं, उस पर भी एक कैटायन है एक एनायन है। ओके, अब जो का एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट का क्या होगा, इसका पीएच होगा लेस देन 7, और एसिडिक सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस का फॉर्मूला क्या है, पीएच इक्वल टू 7 प्लस हाफ पीके प्लस हाफ लॉग सी। ओके, सी है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। यहाँ पर ये वाला पीडीएफ में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा। ओके, अब होता है नेक्स्ट बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट का मतलब क्या है, पीएच उसका क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा, पीएच इक्वल टू 7 माइनस हाफ पीकेबी माइनस हाफ लॉग सी। इससे हाइड्रोलाइसिस का फॉर्मूला है। यहाँ पर एग्जाम्पल है देख सकते हैं, CH3CONA। ओके, उसके बाद न्यूट्रल सॉल्ट, इसका पीएच कितना होगा, 7 होगा। इसका हाइड्रोलाइसिस हम नहीं कर सकते क्योंकि ये न्यूट्रल सॉल्ट है। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है, इनिशियल। हम लोग का टेबल सॉल्ट मतलब यही हुआ। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो नेक्स्ट क्या है, हम लोग का बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जैसे कि हम मतलब देख सकते हैं कि उसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल फार्मूला ही नहीं, CO3 हम लोग का, उससे प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, ये वाला है सॉल्वेट प्रोसेस से। सॉल्वेट प्रोसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 11 में। उसके बाद यदि मतलब प्रिपरेशन का थोड़ा सा स्टेप देख सकते हैं कि अगर हम लाइमस्टोन को हीट करते हैं उससे CO प्लस CO2 निकलता है। ओके,
अगर CO2 को हम पास करते हैं कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से ऑफ सोडियम क्लोराइड तो वो क्या होगा, इनिशियल NaCl3 और CO2 प्लस H2O मिला के हम लोग का क्या बना, NaCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बना। ओके, तो बेकिंग सोडा का यूज़ कहाँ का होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, डिसइंफेक्टेड, ये सब में। अब ये क्वेश्चन आता है, ये वाला बहुत बार आ चुका है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर इन दोनों का डिफरेंस क्या है। तो बेकिंग पाउडर जो है ये बेकिंग सोडा को, मतलब बेकिंग सोडा के साथ थोड़ा सा एक माइल्ड एसिड जैसे कि टार्टरिक एसिड मिक्स करने के बाद बनता है। और बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, केक, पेस्ट्री, ये सब चीज़ पे। ओके, इन दोनों का मतलब केमिकल फार्मूला सेम है और मतलब बेकिंग पाउडर में थोड़ा सा मतलब टार्टरिक एसिड मिलाया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, ये भी सॉल्वेबल प्रोसेस से बनता है और इसका फार्मूला मतलब प्रिपरेशन का स्टेप आप देख सकते हैं। इस्तेमाल का आपको होता है ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, डोमेस्टिक क्लीनर, ये सब चीज़ पे। ओके, ये वाला जो साइकिल है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है, पूछता है। ओके, CaCO3 को मतलब यदि हम हीट करते हैं तो उससे CO बनेगा और CO2 निकल जाएगा। उसके बाद CO2 मतलब CO जो है कैल्शियम ऑक्साइड, इस पर अगर हम पानी मिलाए तो उससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इस पर अगर फिर से हम CO2 दे तो CaCO3 बनेगा। ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि वाइट वॉशिंग क्या है, तो वाइट वॉशिंग में क्या करते हैं हम, इन्हें मतलब जो लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन्हें CaOH2, इसको हम वाइट वॉशिंग करते हैं और 2-3 दिन के बाद वो वाला जो सफ़ेद रंग नज़र आता है। क्यों ना, CaOH2 है जो है वो मतलब एयर का मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करता है, उससे क्या बनता है, CaCO3। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट पता है क्या, ब्लीचिंग पाउडर। इसका केमिकल फार्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये वाला हम देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा सा इसका ब्लीचिंग पाउडर का है। इसका प्रिपरेशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन मिला देने से ही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है। अब इंटरेक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ यदि हम इसका इंटरेक्शन देखें तो इसके क्लोरीन एटम रिलीज होते हैं, जो कि किसका मतलब कॉज है, मतलब इसका इफेक्ट कहाँ पर दिखा देता है, ब्लीचिंग एक्शन में। ओके, और जैसे कि हम यहाँ पर बोले, हम लोग का लास्ट टॉपिक आज का कि वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मतलब सोल्यूशन बना के उसको मतलब चारों तरफ दे दिया जाता है वॉल में। वो जो है कलर उसके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एटमॉस्फेयर से वो रिएक्शन करता है, उससे क्या बनाता है, उसके बाद CaCO3 बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। वो क्या है, वाइट वॉशिंग हुआ। ओके, तो ये रहा आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का पूरा चैप्टर। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ठोक दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग का नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। ओके।